तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। और यहाँ पे हम लोग अपने कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड हमारा लंग्स कैपेसिटी और लंग्स वॉल्यूम, यानी यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी टॉपिक्स है सब कुछ यहाँ पे आज की वीडियो में कवर हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो जो हमारा यूनिट थर्ड का पार्ट 2 है यूरिनरी सिस्टम, तो प्रोबेबली उसका भी वीडियो आप लोग को आज ही देखने को मिल जाएगा। नोट्स आप लोग को इसकी शाम तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंड यहाँ पे देखो जो हमारी यूनिट 4 है तो उसकी भी हम आप लोग को चलो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बट हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। एंड यूनिट 5 आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप लोगों ने इस वर्ड का नाम ना सुना हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारा श्वसन तंत्र। यानी यहाँ पे देखो, अच्छा जब भी आप लोग यहाँ पे इस रेस्पिरेशन वर्ड का नाम सुनते हो तो आप लोग के दिमाग में क्या आता है? आई थिंक आप लोग के दिमाग में यही आता होगा, सांस लेना सांस छोड़ना, है ना, यही आता होगा। यानी सिंपली अगर हम लोग बोले तो रेस्पिरेशन नाम सुनते आप लोग के दिमाग में ब्रीथिंग वर्ड आता होगा और आप लोग बिल्कुल यही समझते होगे कि रेस्पिरेशन इज इक्वल टू ब्रीथिंग, है ना। रेस्पिरेशन हमारा ब्रीथिंग के बराबर ही होता है, यानी जो ब्रीथिंग है वही रेस्पिरेशन है। बट यहाँ पर देखो एक्चुअल में ब्रीथिंग हमारा रेस्पिरेशन का एक स्टेज होता है या फिर कह सकते हो एक पार्ट होता है। रेस्पिरेशन हमारी एक बहुत ही अलग सी चीज़ है जिसके बारे में आज हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। बाकी यहाँ पे देखो आप लोग को इतना तो पता है कि रेस्पिरेशन में होता क्या है। अगर ब्रीथिंग की चलो बात कर लें तो क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। अच्छा चलो ये तो आप लोग को पता है, लेकिन क्या आप लोग को ये पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते क्यों हैं और ये ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो जाती कहाँ है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आ रही है ये आती कहाँ से है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती कहाँ पे है। सो यहाँ पे देखो यही सब तो है हमारा रेस्पिरेशन। चलो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वैसे आप लोग को पता है इसके बारे में, आइडिया है आप लोग को, अभी लग जाएगा। कैसे पता है अभी पता चल जाएगा। देखो बेसिक अगर हम लोग यहाँ पे अपने रेस्पिरेशन के एक बेसिक फिनोमेना की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या करते हैं अपने अंदर इनहेल करते हैं और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, यानी बाहर छोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में होता क्या है, देखो जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो रेस्पिरेशन मेनली हमारे यहाँ पे देखो हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं। देखो आप लोग को लगता है कि हम लोग सांस नाक से लेते हैं। देखो नोज तो हमारा सिर्फ एक पाथवे है, मेन हम लोग सांस अपने लंग्स से लेते हैं, अपने फेफड़ों से लेते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लंग्स की तो देखो यहाँ पे देखो अभी काफ़ी डिटेल में देखेंगे, कैसे अंदर तक देखेंगे, बट अभी एक ओवरव्यू आप लोग समझो होता क्या है। देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपनी कह सकते हो कि ऑक्सीजन इनहेल करी इन्वायरमेंट से, तो हुआ क्या, देखो वो ऑक्सीजन गई हमारे लंग्स के पास। अब लंग्स क्या करता है, लंग्स हमारा इस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लंग्स के पास ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन ने लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को ब्लड के पास ट्रांसफ़र किया। और ब्लड क्या करता है, ध्यान से सुनना, ब्लड यहाँ पे इस ऑक्सीजन को हमारा सप्लाई करता है कहाँ पे, हमारी सेल्स के अंदर, ठीक है। और सेल्स क्या करती हैं, सेल्स हमारा इस ऑक्सीजन को यूज करती हैं अपनी डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस, अरे वही मेटाबॉलिक प्रोसेस जो आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ग्लाइकोलिसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे ये सारी जो प्रोसेस होती हैं उन्हीं सब में हमारी ऑक्सीजन यूज होता है। यानी ये जो हमारा जितना भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम होती है। और ध्यान से सुनना, इसी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, ये जब हमारी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें तो जो हमारा ग्लूकोज का जब हमारा मेटाबॉलिज्म होता है तो देखो सबसे पहले अगर आप लोग समझो तो ग्लूकोज का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है ना। आई थिंक आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है। देखो जिन्होंने भी नहीं पढ़ी है तो इतना समझो कि हमारे यहाँ पे एक सेल्स के अंदर होती है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, जिसमें होता है क्या है, मेटाबॉलिज्म का होता है मतलब होता है सिंपली ब्रेक डाउन। देखो यहाँ पे जो है हमारा सिंथेसिस भी होता है मेटाबॉलिज्म, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे कैटाबॉलिज्म की बात करें तो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो हमारा ब्रेक डाउन में होता क्या है, जो हमारा ग्लूकोज है जो कि हमारा एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है, कितना, 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये हमारा सबसे पहले हमारी ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जाता है, ठीक है। एक पाथवे होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस और उसमें हमारा ये ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक होता है हमारा पायरूवेट में, ठीक है। और जब हमारा ग्लूकोज पायरूवेट में ब्रेक होता है
तो अब यहाँ पे देखो पायरुवेट हमारा हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड, यानी यहाँ पे 6 से 3 में ब्रेक हो गया। लेकिन अभी देखो अभी हम लोग इसको और ज़्यादा ब्रेक करेंगे, यानी हम लोग को करना क्या है, इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना है। तो अब करेंगे क्या, अब इस 3 कार्बन को हम लोग को ब्रेक करना है सिंगल एक एक कार्बन की यूनिट में। तो अब ये कैसे होगा, ये यहाँ पे क्या होता है, अब यही पायरुवेट हमारा, ठीक है, यही पायरुवेट हमारा सबसे पहले हमारा कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए में। और यहाँ पे हमारा देखो क्या होता है, जो हमारा एक ऑक्सीजन सॉरी एक कार्बन है वो हमारा यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो जाता है, ठीक है। तो देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी यहाँ बन गई, और उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम में अब कितना बचा, देखो इस 3 में से 1 निकल गया, तो अब बचा ये 2। अब होता क्या है, एट लास्ट में ये एसिटाइल कोएंजाइम हमारी जाती है क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है, हमारी क्रेब्स साइकिल के अंदर। और क्रेब्स साइकिल के अंदर होता क्या है, क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारा जो ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, ये भी हमारा जो है हमें 2 कार्बन कंपाउंड 2 CO2 के फॉर्म में ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से देखो एट लास्ट में क्या होता है, जो हमारा 6 कार्बन का ग्लूकोज था ये हमारे जो है सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब ये हमारी बॉडी का होती है वेस्ट प्रोडक्ट। तो अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे सिंपली हुआ क्या था, ऑक्सीजन को यहाँ पे लंग्स ने लिया, लंग्स ने ऑक्सीजन सप्लाई की ब्लड में, और ब्लड ने सप्लाई की सेल्स में। देखो अगर इतना कुछ नहीं भी समझ में आया है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम लोगों ने उनके लिए समझाई जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली थी, ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से रिकॉल हो सके। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो इतना हटाओ, बिल्कुल सिंपली समझो। लंग्स ने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन और उसके बाद ब्लड को दी, ब्लड ने क्या किया, हमारे सेल्स को दिया, और सेल्स ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को यूज़ किया मेटाबॉलिज्म रिएक्शन प्रोडक्ट में, ठीक है, मेटाबॉलिज्म की जो भी यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी सेल के अंदर, और उसके प्रोडक्ट के थ्रू हमारा क्या बना, हमारा बना CO2। और इस CO2 को क्या किया, अब इस सेल ने जो है इसी CO2 को देखो यहाँ पे फिर से हमारे ब्लड को दिया, ब्लड ने हमारे लंग्स को दिया, और लंग्स ने हमारे यहाँ पे क्या हुआ, उसको यहाँ पे हमारे नोज के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे देखो ये होता है हमारा, देखो सबसे पहले ऑक्सीजन की यहाँ पे सप्लाई होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इस तरीके से हमारा बाहर जाता है। तो देखो ये होती है हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो आप लोग यहाँ पे समझ रहे हो कि जो हम लोग सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो हमारा सिर्फ देखो वो हमारा सिर्फ इतना स्टेप होता है, जब तक हमारा लंग्स में जा रहा है सिर्फ उतना स्टेप होता है हमारा ब्रीथिंग। अब उसके बाद यहाँ पे देखो जब हमारा लंग्स जो है ब्लड में देता है, ब्लड सेल्स में देता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी ये भी हमारे रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, ठीक है। और इसको हम लोग ब्रीथिंग नहीं बोलते हैं, ब्रीथिंग हमारा सिर्फ इतना होता है। अभी इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, बाकी आई होप कि एक बेसिक आइडिया आप लोग समझ गए होंगे। Respiration is simply defined as process of exchange of gases between body tissues and external environment। देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन क्या होती है, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसके बीच में, हमारा बॉडी टिश्यू के बीच में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, तो बाहर से ही तो हम लोग यहाँ पे अपनी एयर को लेते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, मेनली हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम लोगों ने एयर को ली, और उसके बाद हमारी एयर कहाँ गई, हमारे बॉडी टिश्यूज में ही तो गई, लंग्स भी हमारा टिश्यू है, ब्लड भी हमारा, और उसके बाद सेल्स, तो ये सारे हमारे टिश्यू तो हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, देखो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी टिश्यू के बीच में क्या हुआ, हमारे एयर का एक्सचेंज हो रहा है, हमारे गैसेज का। कौन कौन सी गैसेज, देखो मेनली तो हमारा ऑक्सीजन है, लेकिन आप लोग को पता है कि इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, बल्कि ऑक्सीजन के साथ हमारी और भी गैसेज होती हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको गैसेज लिखते हैं, समझ रहे हो ना। Cells of our body continuously use oxygen for the metabolic reaction in which energy is released from nutrients molecules and ATP produces। देखो ये जो हमारी सेल्स है ये क्या करती है, हमारी ऑक्सीजन को यूज करती है, और उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोगों ने देख ही लिया, नाउ ड्यूरिंग दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन CO2 ऑल्सो रिलीज दैट मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम बॉडी। यानी यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है उसकी सेल को ज़रूरत है किसके लिए, हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। और यहाँ पे इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू बनता क्या है, CO2, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको यहाँ से बॉडी से बाहर निकालना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारी ऑक्सीजन की जो भी सप्लाई है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीशन ऑफ CO2 अकर्स ओनली थ्रू रेस्पिरेशन, एंड द सिस्टम दैट परफॉर्म्स रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे हमारा जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और CO2 का यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है, तो वो यहाँ पे जो सिस्टम परफॉर्म करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखो अगर हम लोग अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक बेसिक ओवरव्यू की बात करें, तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो हमारा स्टार्ट होता है हमारे नेजल कैविटी से, और मतलब कह सकते हो नोज से स्टार्ट होता है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे देखो फारिंग्स आप लोग को यहाँ भी देखने को मिलता है, और GIT में भी देखने को मिला था, हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था कि हमारा कॉमन पाथवे होता है। एंड फारिंग्स के जस्ट नीचे आप लोग को थोड़ा सा लारिंग्स देखने को मिलता है, एंड उसके नीचे हमारी यहाँ पे आप लोग को ट्रैकिया देखने को मिलती है।
और उसके बाद हमारे यहाँ पे लंग्स आ जाता है, और लंग्स के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी ये था हमारा यहाँ पे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक ओवरव्यू। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर की मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, तो देखो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला कि ब्रीथिंग यहाँ पे हमारे रेस्पिरेशन का एक स्टेज है, ना कि हमारा रेस्पिरेशन है, समझ रहे हो। देयर आर बेसिकली 3 स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। पहला हो गया ब्रीथिंग या फिर इसी को वेंटिलेशन के नाम से जानते हैं, एंड सेकेंड हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो अगर हम लोग ब्रीथिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग्स। यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं। यहाँ पे एक हो गया हमारा देखो इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, और उसके बाद देखो इन्वायरमेंट से हमारा एक हो गया लंग्स, ठीक है, और एक हो गया हमारे यहाँ पे फिर हमारा हो गया ब्लड, और फिर हमारा हो गया हमारे यहाँ पे सेल्स। सो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से सुनना, जब हमारा जो है गैसेज का एक्सचेंज किसके बीच में, इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में होता है। यानी जब हम लोग यहाँ पे सांस लेते हैं, ब्रीथिंग जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, हम लोग इन्वायरमेंट से गैसेज को लेते हैं और वहाँ पे कहाँ जाती है, लंग्स के बीच में। यानी लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि लंग्स को हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं और लंग्स यहाँ पे क्या करेगा, CO2 उसको देगा। तो ये होती है हमारी ब्रीथिंग। नाउ इंटरनल रेस्पिरेशन, अब हमारा सेकेंड स्टेज होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। अब यहाँ पे देखो क्या है, जब हमारे लंग्स के पास ऑक्सीजन गई तो यहाँ पे क्या किया, इसने ऑक्सीजन को ब्लड को दिया, और ब्लड ने इसको क्या दिया, CO2। देखो यहाँ पे जब ये दे रहा है तो ये इसको भी दे रहा है ना, तो यहाँ पे इसने ब्लड ने CO2 दिया और लंग्स ने O2 दिया, ठीक है, ऑक्सीजन दिया। तो यहाँ पे देखो गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है ना। सो यहाँ पे जो लंग्स और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेज जो कि होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। यानी बॉडी टिश्यूज मतलब क्या, सिंपली सेल्स। तो अब हमारा जो ब्लड है, अब ये क्या करेगा, ये हमारा ऑक्सीजन देगा हमारे सेल को, और सेल हमारा यहाँ पे वापस में क्या देगा, इसको CO2, ठीक है। तो अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये हमारा हो जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो देखो इस तरीके से होती है हमारी 3 स्टेज हमारे रेस्पिरेशन के अंदर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, तो देखो रेस्पिरेशन हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला हो गया एरोबिक, दूसरा हो गया एनाएरोबिक। एरोबिक का मतलब यहाँ पे देखो सिंपल है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे देखो मोस्टली तो हमारी जितनी भी रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जब रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे एट लास्ट में हमारी सेल कंज्यूम करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। देखो मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमारी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो पता होगा, नहीं पता है तो जान लो, बता तो रहे हैं ना, सिंपली प्रोड्यूस एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी ऑक्सीजन यूज होती है, और एनाएरोबिक में क्या है, देखो सिंपल है कि इसका नाम है एनाएरोबिक। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अगर मेजर डिफरेंस की बात करें तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें हमारा जो है CO2 जरूर रिलीज होगा, ठीक है, और यहाँ पे वाटर भी रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है CO2 रिलीज हो सकता है ना हो। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस मच मोर एनर्जी। यानी यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जबकि एनाएरोबिक में यहाँ पे बहुत लेस प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बायोकेमिस्ट्री में फिर से थोड़ा सा एंट्री करते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारी ग्लाइकोलिसिस पाथवे थी, ग्लाइकोलिसिस पाथवे था, उसमें हमारा क्या हो रहा था, अगर आप लोगों को याद हो तो हमारा जो ग्लूकोज है, देखो जिनको नहीं याद है तो उन लोग समझो ना कि हमारा क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में हमारा ग्लूकोज यहाँ पे कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, ठीक है, पायरूवेट में। देखो जब ग्लूकोज हमारा पायरूवेट में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस होती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का यूज होता है, और यहाँ पे जब ऑक्सीजन का यूज होता है तो हमारा बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कुछ हमारे ATP के फॉर्म में, कुछ हमारे NADH के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी को यहाँ पे भैया ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। कब नहीं मिल पाती है, देखो कभी कभी क्या है कि आप लोग बहुत एक्सट्रीम रनिंग कर रहे हो, मान लो आप लोग दौड़े जा रहे हो। अब क्या है कि बॉडी को वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम हो गई है, या फिर जो ऑक्सीजन उसको मिल रही है वो उसको पूरी तरीके से जो है उसकी सप्लाई मतलब सफिशिएंट नहीं मिल पा रही है। तो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। या फिर इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल अगर बोलें
तो जिम में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है जैसे जो भी लोग जिम वगैरह करते हैं उनको पता होगा कि कभी कभी वो लोग जो है एक्सेस ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, ठीक है, हैवी कुछ ज़्यादा ही सेट मारने लग गए, 12-12 की बजाय 20-20 के सेट मारे जा रहे हैं। तो वहाँ पे देखो कभी होता क्या है कि वहाँ पे आप लोग के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे देखो जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो यहाँ पे हमारी रेस्पिरेशन तो यहाँ पे रुक जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रुकती नहीं है, क्योंकि तब हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है अनाएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो अगर हमारी रेस्पिरेशन रुक गई तो आप लोग तुरंत यहाँ पे क्या होगा, बेहोश हो जाओगे, या फिर अगर हमेशा के लिए रुक गई तो आप लोग को पता ही है क्या होगा। लेकिन यहाँ पे देखो भले ऑक्सीजन बॉडी को ना मिले, लेकिन तब भी हमारी बॉडी के अंदर एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, यानी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब आप लोग देखो बहुत कॉमन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अभी आप लोग समझोगे। जैसे आप लोग जब जिम वगैरह करते हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रनिंग करते हो, तो जब आप लोग दौड़ते हो तब तो आप लोग को उतना फील नहीं होता है। आप लोग जैसे मान लो दौड़ रहे हो अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा ही दौड़ गए, ठीक है, उस टाइम दौड़ते समय फील नहीं होगा। या फिर जिम कर रहे हो तो जब हैवी सेट उठा रहे हो तो उठाते समय फील नहीं होगा। जैसे अगर जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा ही उठा रहे हो फिर भी उस टाइम फील नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप लोग को पता है क्या होता है, जैसे ही आप लोग घर आते हो तो फिर यहाँ पे एक्सट्रीम पेन होने लग जाता है मसल्स वगैरह में। या फिर अगर दौड़ते हो तो आप लोग के पैर में एक्सट्रीम पेन होने लग जाता है, फिर 2-3 दिन तक उठ नहीं पाते हो। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, जब आप लोग इतना एक्सट्रीम वाला जो है एक्सरसाइज और रनिंग वगैरह करते हो तो हमारा चालू हो जाता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो पायरुवेट है ये हमारा फर्दर कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। अब देखो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनर्जी तो हमारी यहाँ भी प्रोड्यूस हो जाती है, और इसी एनर्जी की वजह से जब आप लोग यहाँ पे कर रहे होते हो, जैसे जब आप लोग दौड़ रहे हो या फिर जब आप लोग एक्सट्रीम एक्सरसाइज करे जा रहे हो, तब तो आप लोग को पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ से आप लोग को एटीपी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, देखो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टेट। लैक्टेट को हम लोग लैक्टिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब ये लैक्टिक एसिड होता क्या है, देखो जैसे ये हमारी मसल्स हो गई, चाहे हाथ की चाहे पैर की। अब ये लैक्टिक एसिड ना यहाँ पे आके थोड़ा सा कह सकते हो जम जाता है, समझ रहे हो। और जब ये जम जाएगा यहाँ पे तो होगा क्या, जो हमारा ब्लड फ्लो है, देखो पूरी तरीके से भी नहीं जमता है वरना तो ब्लड फ्लो एकदम रुक जाएगा। देखो थोड़ा सा जम जाता है, इसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है इस एरिया में। और होता क्या है, इसकी वजह से हमें जो है यहाँ पे एक्सट्रीम पेन देखने को मिल जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं यार कि ये पेन हमेशा परमानेंट के लिए होता है ना, 2-3 दिन में सही भी हो जाता है या फिर एक दिन में सही हो जाता है। देखो ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये हमारा जो है आप कह सकते हो ब्रेकेबल कंपाउंड होता है, ठीक है, ब्रेकेबल क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि ऐसा नहीं है थोड़ी देर के लिए जमते हैं फिर ब्रेक भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से होता है हमारे यहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जब आप लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब भी हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल सकती है। लेकिन यहाँ पे देखो जो हमारा पायरुवेट से जब लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तो हमारी एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। जब ग्लूकोज यहाँ पे पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि पायरुवेट लैक्टेट में होता है तो कम होती है। क्यों, यहाँ पे हमारा जो है जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो हमारा NADH भी बनता है, लेकिन यही लेकिन यही पायरुवेट लेकिन यही पायरुवेट लेकिन यही पायरुवेट लेकिन यही पायरुवेट जब लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तो ये जो हमारे NADH बन रहे थे ना, ये हमारे इसके अंदर कंज्यूम हो जाते हैं। यानी यहाँ पे हमें जो है ज़्यादा ATP देखने को नहीं मिलती है, हमारी मैक्सिमम शायद सिर्फ 2 ही ATP देखने को मिलती है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस होती है, लेकिन हो जाती है, यानी काम भर की हो जाती है। अब देखो जिनको ये कुछ समझ ही नहीं आया तो आप लोग सिंपली समझ लो, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो, और एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे देखो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसके अंदर आप लोग को कुछ बहुत सारे मतलब ऑर्गन्स नहीं, हम लोग पार्ट्स बोल सकते हैं, क्योंकि सारे तो ऑर्गन्स नहीं होते हैं। लाइक हमारा नोज हो गया, फिर फारिंग्स, लारिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, लंग्स। अब लंग्स के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी जो है डिटेल्ड एनाटॉमी ऑफ लंग्स दे रखी है। बाकी इन सब के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने नोज के बारे में, तो यहाँ पे देखो हमारा जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो हमारा बेगिन यानी कि शुरू ही नोज से होता है, नाक से ही शुरू होता है। सबसे पहले सांस हम लोग लेते तो नाक के थ्रू ही हैं। कैविटी ऑफ नोज इज ऑल्सो नोन एज नेजल कैविटी, यानी कि कैविटी जो हमारी नोज की कैविटी है उसको नेजल कैविटी, काफ़ी सिंपल है। नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू, अब देखो नोज हमारा राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है, काफ़ी चीज़ सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पे देखो जिससे डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेजल सेप्टम। और नोज के अंदर हमारे कुछ स्मॉल हेयर्स देखने को मिलते हैं जो कि क्या करते हैं हमारी, देखो जब भी हम लोग सांस लेते हैं
तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो बहुत प्योर हवा बह रही है हमारे इन्वायरमेंट में, आजकल तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। तो उन डस्ट पार्टिकल को सबसे पहले फ़िल्टर करने का काम हमारा यहाँ पे हमारे नोज़ के हेयर से कर देते हैं। देखो उसके बाद भी हमारी बॉडी में बहुत सारी फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म लगी होती है, जिसकी वजह से हमें जो एयर एट लास्ट में मिलती है हमारी सेल्स को, वो काफ़ी प्योर होती है। वो इम्प्योर नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ नेजल चैम्बर इज नोन एज नेजल वेस्टिब्यूल। अब नेजल वेस्टिब्यूल आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, जो हमारी नोज का इनर वाला पार्ट होता है, सिंपल है। जैसे माउथ में भी हम लोगों ने देखा था वेस्टिब्यूल, आप लोग को याद हो तो। फंक्शंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो काफ़ी सिंपल है, हमारे एयर को एंट्री करता है, ठीक है, उसके बाद हमारे एयर को फिल्टर करता है, क्लीन करता है, और स्मेल की सेंस हम लोग सांस जो भी स्मेल वगैरह होती है नोज से ही करते हैं। और उसके बाद हमारा देखो ये एयर कंडीशनर की तरह भी काम करता है। देखो जो हमारा नोज होता है ना, तो हमारे नोज नेजल कैविटी में आप लोग को जो है 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है, जो ये हवा होती है ना, देखो थोड़ा सा ये जो जैसे हम लोग जब यहाँ पे हवा लेते हैं, ठीक है, एयर को हम लोगों ने जब लिया, इनहेल किया, तो ये एयर ना थोड़ा सा इस तरीके से कह सकते हो कि जिगजैग पाथवे से होते हुए हमारे लंग्स तक जाती है। और देखो जब ये जिगजैग पाथवे में जाती है तो होता क्या है, यहाँ पे ये जो हवा है हमारी, ये थोड़ा सा कह सकते हो कि ठंडी हो जाती है। अच्छा, ठंडी करने की क्या ज़रूरत है? देखो जब बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है तो होता क्या है कि बहुत इन्वायरमेंट की हवा बहुत गर्म होती है, और उतनी गर्म हवा अगर हम लोगों ने डायरेक्ट अपने लंग्स में दी तो हमारे लंग्स को यहाँ पे डैमेज हो सकता है, ठीक है, उसको यहाँ पे चोट लग सकती है। तो ज़्यादा गर्म हवा वगैरह हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्टली ना पहुँचे, उस चीज़ को भी मैनेज करने का काम हमारा नोज़ करता है। और अगर हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा गर्म भी ये कर देता है इसी तरीके से। देखो थोड़ा आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब एक बैलेंस हवा हमारे लंग्स तक पहुंचाने का काम भी हमारा नोज ही करता है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फारिंग्स के बारे में, तो देखो इसके बारे में हम लोगों ने अपने जीआईटी में भी देखा था। इट इज़ द कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और उसके बाद हमारे यहाँ पे देखो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कॉमन पाथवे होता है, यानी रेस्पिरेटरी में भी होता है, जीआईटी में भी होता है। और यहाँ पे देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, नेजोफैरिंग्स जो हमारा नोज के पास है, ओरोफैरिंग्स जो ओरल कैविटी के पास है, लारिंगोफैरिंग्स जो कि हमारा लारिंग्स के पास है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। और फंक्शंस की बात करें तो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड टू एसोफेगस। देखो ईसोफेगस जो कि देखो जो हमारा फारिंग्स है वो यहाँ पे इंश्योर करता है कि जो हमारा फूड है वो हमारे ईसोफेगस में ही जाए। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो ये हो गया हमारा फारिंग्स, और देखो यही फारिंग्स हमारा इधर जाके हमारे ईसोफेगस में भी ओपन होता है, और इधर जाके हमारा ये ट्रैकिया में भी ओपन होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है हमारा कुछ, ऐसे समझ सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही नहीं होता है। तो ये जो खाना हम लोग खाते हैं ना, तो ये खाना हमारा इस ईसोफेगस में ही जाए, इसको इंश्योर करने का काम भी हमारा जो है हमारा फारिंग्स करता है। बेसिकली यहाँ पे करता तो एपिग्लॉटिस है, अभी उसको भी देख रहे हैं, वैसे देखा भी था हम लोगों ने यहाँ तो। लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट इन फारिंग्स एक्ट्स एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस। यहाँ पे देखो जो हमारा फारिंग्स है उसके अंदर हमारे कुछ होते हैं लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है, और ये क्या करते हैं, जैसे जो भी हम लोग यहाँ पे हवा लेते हैं या फिर जो भी खाना भी खाते हैं, तो उसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि जो भी पैथोजेंस मतलब बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पे किल करने का फर्स्ट लाइन डिफेंस, मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे उनके अगेंस्ट में फाइट करने का काम हमारा फारिंग्स करता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे अटैक करता है ये, उसके बाद जो बच जाते हैं तो उनके लिए बाकी सारी चीज़ें होती हैं। एंड इट इज़ द पाथवे फॉर एयर फूड लिक्विड, यानी सबके लिए पाथवे हमारा यही होता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे लारिंग्स के बारे में, तो यहाँ पर देखो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसके अंदर आप लोग को एक स्पेशल लारिंग्स देखने को मिलता है। ये हमारा फारिंग्स के जस्ट नीचे आप लोग को लारिंग्स देखने को मिलता है, ठीक है। और ये लारिंग्स क्या होता है, बेसिकली देखो लारिंग्स होता है हमारे यहाँ पे साउंड बॉक्स, इसको हम लोग साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहीं ये क्या करता है, ये जो भी हम लोग बोल रहे हैं ना, ये हमारी जो आवाज़ है उसको प्रोड्यूस करने का काम हमारा लारिंग्स ही करता है। इट लाइज बिटवीन फारिंग्स एंड ट्रैकिया, यानी फारिंग्स और ट्रैकिया के बीच में होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग कार्टिलेजेस। देखो ये बहुत सारे कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, लाइक थायरॉइड, फिर क्रेकॉइड, और उसके बाद हमारा पे एल्टिनॉइड। तो इन 3 तरह के कार्टिलेज हमारे क्या होते हैं, देखो कार्टिलेज हमारे थोड़ा सा कह सकते हो कि एक टाइप की मसल सी होती है, लेकिन काफ़ी मतलब इसको हम लोग सॉफ्ट बोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, ये, और देखो ये हमारा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फारिंग्स, ठीक है। फारिंग्स के जस्ट नीचे हमारा होता है लारिंग्स, और लारिंग्स के नीचे से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, लारिंग्स के नीचे से हमारा स्टार्ट हो जाता है हमारा ट्रैकिया। तो यहाँ पे देखो ये जो लारिंग्स है ये हमारे इस फारिंग्स और ट्रैकिया के बीच में देखने को मिलता है।
इट कंटेन्स एपिग्लॉटिस दैट मेक्स योर दैट फूड मस्ट बी इंटर इनटू ईसोफेगस इंस्टीड ऑफ ट्रैकिया। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना। देखो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो हमारा ये फारिंग्स है ये हमारा यहाँ पे ईसोफेगस यानी कि हमारे फूड पाइप में भी इंटर ओपन होता है, और हमारे विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया, देखो ट्रैकिया को हम लोग यहाँ पे विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप, और यहाँ पे ईसोफेगस को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। तो ये जो हमारा फारिंग्स है अब ये दोनों में ओपन हो रहा है। अब देखो जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाना यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारा इस ईसोफेगस में जाने के बजाय हमारा इस ट्रैकिया के अंदर चला जाए, और अगर ट्रैकिया के अंदर चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो यहाँ पे होता क्या है, देखो इसको थोड़ा सा ऐसे समझना कि ये देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। देखो ये जो हमारा फारिंग्स सॉरी ये जो हमारा ट्रैकिया है ना, सॉरी ये लारिंग्स है, तो लारिंग्स के पास आप लोग को देखने को मिलता है हमारा एक एपिग्लॉटिस। देखो सॉरी ये गलत हो गया, रुको एक मिनट, अरे एक मिनट बस। देखो ये हमारा कुछ इस तरीके का होता है हमारा एपिग्लॉटिस का ढक्कन, ठीक है, इसको मान लो एपिग्लॉटिस। अब करता क्या है, देखो वैसे तो ये हमारा ऐसे ओपन रहता है, और जो भी हमारा हम लोग हवा लेते हैं तो वो हमारी यहाँ से आती है, सिंपली चली जाती है। होता क्या है, जैसे जब हम लोग खाना खाते हैं ना, जैसे हम लोगों ने जब फूड इंटर किया तो फूड जब इंटर होता है तो ये होता क्या है, ये जो हमारा एपिग्लॉटिस है, ध्यान से देखना, ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से, देखो ये जो एपिग्लॉटिस जो इस तरीके से था, अब ये होता क्या है, ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके बंद हो जाता है। यानी यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, अब ये जो हम लोगों ने फूड खाया, देखो पहले अगर हम लोगों ने फूड खाया था तो ये हमारा देखो इस तरीके से यहाँ भी जा सकता था, लेकिन एपिग्लॉटिस क्या हुआ, इसके पास बंद हो गया, तो हमारा जो फूड हम लोग खाते हैं वो डायरेक्टली हमारा जो है इसके अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा एपिग्लॉटिस काम करता है। और यहाँ पे देखो कभी कभी होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एपिग्लॉटिस है, देखो इस एपिग्लॉटिस का कंट्रोल होता है हमारे सीएनएस के पास। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग को कुछ चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, जैसे खाते खाते हम लोग कुछ सोचने लग जाते हैं, या फिर हमारा जो दिमाग है वो कहीं और चल रहा होता है, और जब हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है तो ये जो हमारा ट्रैकिया है, देखो इसको कंट्रोल तो हमारा ब्रेन ही कर रहा है, सीएनएस कर रहा है। अब अगर हमारा दिमाग कहीं और बिजी हो गया तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और होगा क्या कि अगर मान लो ये यहाँ पे बंद ही नहीं हुआ तो हमारा जो फूड है, अब वो कभी कभी क्या होता है कि गलती से हमारे विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में चला जाता है, और जब भी हमारा फूड ट्रैकिया के अंदर जाता है तो हमारे साथ क्या होता है, हमें आनी शुरू हो जाती है हिचकी। और ये जो हिचकी है ये हमें तब तक आती है जब तक इस विंड पाइप से, यानी ये जो ट्रैकिया है, जब तक इससे हमारा जो भी फूड इसके अंदर गया था वो जब तक पूरा बाहर नहीं हो जाता तब तक हमें हिचकी आती ही रहती है। यानी कि देखो यहाँ पे जो हिचकी है वो हमें क्यों आती है, क्योंकि जो हमारा खाना है वो हमारा कभी कभी जो है हमारे ईसोफेगस में इंटर करने के बजाय हमारे ट्रैकिया में इंटर कर जाता है। और यहाँ पे कई लोगों को क्या लगता है कि हिचकी वगैरह आ रही है तो आप लोगों को याद कर रहा है, तो ऐसा कुछ तो शायद नहीं होता है, पता नहीं, हो भी सकता है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे यार, काफ़ी इजी से कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम लोग अपने फंक्शंस ऑफ लारिंग्स की बात करें तो लारिंग्स प्रोड्यूसर्स साउंड, यहाँ पे देखो साउंड का प्रोडक्शन करता है। एंड हो सकता है आप लोग को मेरी साउंड थोड़ी सी लो चल रही हो, क्योंकि यहाँ पे देखो काफ़ी लेट नाइट है, एंड पता नहीं क्यों लेट नाइट हो ही जा रही है, यहाँ पे लिखते लिखते टाइम ही नहीं बचता है, तो घर में सब लोग सो रहे हैं तो इतना चिल्ला नहीं सकते हम लोग, तो आप लोग थोड़ा सा वॉइस स्लो, थोड़ा सा फास्ट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो लारिंग्स यहाँ पे साउंड को प्रोड्यूस करता है, हेंस ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स, इसीलिए हम लोग उसको साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। लारिंग्स डोंट प्ले, अच्छा यहाँ पे देखो ये रेस्पिरेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे एक पाथवे की तरह काम करता है। देखो वैसे ये रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने और छोड़ने में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन एक पाथवे होता है, यानी हमारा जो एयर है वो हमारा लारिंग्स के थ्रू होते हुए ही हमारा यहाँ पे देखो ये हमारा लारिंग्स के थ्रू होते हुए सबसे फिर हमारा कहाँ जाते हैं, ट्रैकिया के अंदर। तो हाँ, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स, और जो एपिग्लॉटिस होता है वो हमारा क्या फूड को हमारे प्रिवेंट करता है ट्रैकिया में एंटर करने से। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर। देखो ये जो हमारी ट्रैकिया है ये हमारी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये जो डायमीटर आप लोग को दिख रहा है ये हमारा कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। इट begins एट लोअर एंड ऑफ फारिंग्स, तो फारिंग्स के लोअर एंड से हमारा जो है ये शुरू होता है, और उसके बाद इट इज़ मेड अप ऑफ 16 to 20 सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये जो ट्रैकिया है ना, ये आप लोग को कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, देखो ये ट्रैकिया हमारा जो है कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। ये तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो रिंग है ना ये हमारी थोड़ा सा अगर हम लोग उसको सीधा करके देखेंगे तो ये हमारी सी शेप की होती हैं।
अच्छा, सी शेप की होने की वजह से होता क्या है, ये देखो ये पूरा रिंग नहीं होती है, मतलब इस तरीके से नहीं होती है, बल्कि हमारी सी शेप की होती है। यानी आगे से तो ये हमारी पूरी होती है, लेकिन पीछे जाके ये पूरी नहीं होती है, इसीलिए हम लोग इसको सी शेप बोल देते हैं। यानी ये एक हमारा एक इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं, कितनी, लगभग 16 से लेकर 20 तक वैरी करती रहती हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ हायालिन कार्टिलेज, और ये हमारा जो है हायालिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। फंक्शंस की बात करें तो जो है हमारे जो है ये हमारे एयर को एक क्लियर पाथवे प्रोवाइड करता है टू इंटर एंड एग्जिट फ्रॉम लंग्स। देखो अब ये जो ट्रैकिया है, अब यही हमारा आगे जाके हमारे दोनों लंग्स में ओपन होता है। तो जो हमारा लंग्स से एयर आती है वो हमारे इस ट्रैकिया के थ्रू ही तो जाएगी। तो ट्रैकिया क्या करता है, उसको एक हमारा एक क्लियर पाथवे प्रोवाइड करता है। अब इस ट्रैकिया में भी हमारे कुछ स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारी जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जो भी अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं हमारे एयर में, जो हम लोग इनहेल, इनहेल मतलब जो हम लोग हवा लेते हैं, ठीक है, सांस लेने को मतलब बोलते हैं इनहेलेशन, और सांस छोड़ने को क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन, ठीक है, या फिर उसी को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं, और इनहेलेशन को हम लोग इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। अभी हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। ब्रोंकाई, सो अब ये ब्रोंकाई क्या चीज़ है। द ट्रैकिया एंड्स अप बाई डिवाइडिंग इंटू टू ब्रोंकाई, और इसी को हम लोग यहाँ पे ब्रोंकस भी बोल सकते हैं, नेम्ड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। सो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ट्रैकिया है ना, अब ये क्या होता है, ये आगे चल के हमारा जो है दो पाइप में डिवाइड हो जाता है। एक हमारा चला जाता है राइट में, एक हमारा चला जाता है लेफ्ट में। और जब ये ट्रैकिया हमारा इन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो हम लोग इसको एक नया नाम दे देते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाता है, हमारा ब्रोंकाई हो जाता है। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। ब्रोंकाई क्या है, कुछ नहीं, हमारा ट्रैकिया ही है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो हम लोगों ने इसको अलग नाम दे दिया, बस। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो दे फर्दर पासेज इनटू द करस्पॉन्डिंग लंग्स, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो राइट वाला ट्रैकिया है ये हमारा राइट वाले लंग्स में चला जाता है इस तरीके से, और जो लेफ्ट वाला है वो हमारे लेफ्ट वाले लंग्स में। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल है। द राइट ब्रोंकस इज शॉर्टर एंड वाइडर देन लेफ्ट। देखो ये जो राइट वाला ब्रोंकस है ये हमारा थोड़ा सा शॉर्ट होता है और चौड़ा होता है, अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट से कंपेयर करें। और फंक्शंस की बात करें तो ये हमारा जो है इट कनेक्ट्स विंड पाइप विथ लंग्स। विंड पाइप क्या होती है, विंड पाइप हमारा ट्रैकिया, तो ट्रैकिया को लंग्स से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा ये ब्रोंकस ही तो कर रहे हैं, ब्रोंकाई कर रहे हैं। ब्रोंकाई ब्रोंकस कुछ भी बोलो सेम होता है। इट अलाउज एयर टू पास इनटू लंग्स, और उसके बाद हमारा एयर का पास वे लंग्स के थ्रू, इन्हीं के थ्रू होता है। तो काफ़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। और हाँ, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ब्रोंकियोल्स के बारे में। अब ये ब्रोंकियोल्स क्या चीज़ है। सो यहाँ पर देखो ये जो ब्रोंकियोल्स है, अब ये क्या है, देखो ध्यान से समझना। देखो ये था हमारे यहाँ पे सिंपल सा ट्रैकिया, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया है, जब ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको क्या बोला, हम लोगों ने इसको बोल दिया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है, अब ये भी अगर फर्दर जो है और सब पार्ट में डिवाइड हो जाए, यानी और छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो जाए, देखो ये कुछ इस तरीके से, और ये हमारा लंग्स के अंदर होते हैं, और ये हमारा, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं अपने ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। अगर आप लोग को याद हो, जो हमारी आर्टरी जब डिवाइड होती थी तो हम लोग क्या बोलते थे, आर्ट्रियोल्स, वो भी इसी तरीके से होती थी। व्हेन हमारे जो वेन्स थी, वेन्स जब डिवाइड होती थी तो वेन्यूल्स। तो इसी तरीके से जब हमारे ब्रोंकाई डिवाइड होता है तो ब्रोंकियोल्स। काफ़ी सिंपल है, समझ गए होगे। लाइनिंग बन गई यहाँ पे, देखो कॉपी गंदी हो गई, वैसे गंदी ही है ये कॉपी, अच्छी अच्छी है नहीं। यहाँ पे ये कंटेंट मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। बस आप लोग के लिए जल्दी जल्दी हम कहीं से भी बना रहे हैं, बाकी क्या किया जा सकता है। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस नोन एज ब्रोंकियोल्स, यानी यहाँ पे जो ब्रोंकाई है फर्दर डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकियोल्स डोंट हैव कार्टिलेज, इनके पास कार्टिलेज नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारी लाइन होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप होता है। लाइन मतलब यहाँ पे जो इनकी इनर लाइनिंग, यानी ये जो इनर वाला पार्ट होता है ये हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो ब्रोंकियोल्स एंड अप टू फॉर्म एल्वियोली एंड हेंस प्लेज अ मेजर रोल इन पाथवे ऑफ एयर फ्रॉम ब्रोंकाई टू एल्वियोली। अब ये एल्वियोली क्या है, देखो ये लाइन आप लोग हटा ही दो, अभी हम लोग एल्वियोली देखते हैं तब समझ में आएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एल्वियोली के बारे में। एल्वियोली आर नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एंड कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हॉलो एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब देखो ये ना हमारे पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फिर कह सकते हो लंग्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं कैसे होता है। देखो ये थी हमारी यहाँ पे मस्त सी ट्रैकिया, ठीक है, और ये हमारी डिवाइड हो गई थी किस में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में,
ठीक है। और ये जो ब्रोंकाई थे ये हमारे डिवाइड हो गए थे किसमें, ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, है ना। ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट लंग हो गया। काफ़ी अच्छा सा लंग हम लोग बना रहे हैं, काफ़ी भद्दा सब, कोई बात नहीं, फिगर में आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगने को मिल जाएगा। और अब देखो क्या है, देखो इतना तो समझ गए ना, ये क्या है, ये ट्रैकिया है, ये क्या है, ये ब्रोंकाई है, ये क्या है, ये हमारे ब्रोंकियोल्स हैं, इतना तो पता चल गया ना। अब क्या होता है, देखो ये जो ब्रोंकियोल्स है ना, अब देखो ये जहाँ पे एंड होते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कुछ गुच्छे नुमा आकृति। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से गुच्छे नुमा आकृति, गुच्छा टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है, गुच्छा टाइप का। और इन्हीं गुच्छे को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं गुच्छे को हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। और ये एल्वियोली करते क्या है, देखो आप लोग जब सांस लेते हो, हवा लेते हो, तो हवा देखो इसी तरीके से तो आती है। अब ये जो हवा है ये हमारी ऐसे डिवाइड हो जाती है, एक हमारी राइट में गई, एक हमारी गई लंग में और लेफ्ट में, ठीक है। अब लेफ्ट में जब जा रही है तो देखो यहाँ से जाते जाते ये सबसे कहाँ जाएगी, हमारे ब्रोंकियोल्स में ही तो जाएगी, है ना, ब्रोंकियोल्स में गई, इधर भी हमारे ब्रोंकियोल्स में गई। अब ये जो ब्रोंकियोल्स है जब यहाँ पे पहुँची तो अब एट लास्ट में कहाँ जाएगी भैया, एट लास्ट में तो ये हमारे इसी एल्वियोली के पास जाएगी ना, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली, एल्वियोली। तो यहाँ पे देखो ये हवा हमारी एल्वियोली में ही तो गई। अब ये एल्वियोली में ही देखो क्या होता है, अब इसी एल्वियोली से, ध्यान से सुनना, इसी एल्वियोली से हमारी बहुत सारी हमारी ब्लड वेसल्स कह सकते हो जॉइंट होती हैं। अब देखो ऐसे नहीं होती हैं, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। देखो जैसे इसको बड़ा, ये हो गया एल्वियोली और यहाँ पे हमारी देखो इस तरीके से। अब देखो ऐसे हो जरूरी नहीं है, वो हाइपोथेसिस मेरा है, थोड़ा सा ऐसे समझ आने के लिए। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी यहाँ पे होती है ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे जो जो ऑक्सीजन इसके पास आई, अब ये क्या करती है, ये हमारी यहाँ से ब्लड के पास भेज देती है, ठीक है। और ब्लड हमारा क्या करता है, इसको दे देता है हमारा CO2, और उसके बाद इसी एल्वियोली से हमारा CO2 होते होते बाहर निकलता है और इसी एल्वियोली से होते होते हमारा O2 हमारे ब्लड में जाता है। और हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहला एक्सचेंज हमारा कहाँ होता है, सबसे पहला एक्सचेंज होता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में, ठीक है। तो वो हमारे लंग्स के बीच में, और उसके बाद कहाँ होता है, लंग्स से हमारे ब्लड के बीच में। तो लंग्स से ब्लड के बीच में कैसे होता है, हमारे इस एल्वियोली के थ्रू होता है, ठीक है। तो कैसे होता है सब लोग समझ गए ना। तो इस एल्वियोली के थ्रू हमारा इस तरीके से हमारा जो है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, एल्वियोली बहुत इंपॉर्टेंट है ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के थ्रू तो हो रहा है। और सो एल्वियोली आर नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ, देखो ये फंक्शनल यूनिट है, यानी लंग्स का सबसे मेजर फंक्शन तो यही परफॉर्म कर रही है। क्या फंक्शन लंग्स का बताओ, हमारा लंग्स का फंक्शन यही तो है कि हमारे ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना। तो मेन तो भैया इसी के थ्रू हो रहा है, यानी यही हमारा फंक्शनल यूनिट है, यही फंक्शन परफॉर्म कर रही है। एंड कंसिस्ट ऑफ हॉलो एरिया, उसके अंदर देखो हॉलो एरिया होता है, यानी कि इसके अंदर हॉलो एरिया होता है। और उसके बाद दे आर लाइंड बाई सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब ये भी हमारे एपिथेलियल का टिश्यू का एक टाइप है, आप लोगों को नहीं पता है तो जाके देख लेना। तो ये हमारी इसकी लाइनिंग होती है इससे, और उसके बाद यहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज को सर्व करता है। उसके बाद हमारे दोनों लंग्स को मिला के हमें जो है लगभग 300 मिलियन एल्वियोली देखने को मिलती है। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने सिंपल सी 8 बना दी है, बस 300 मिलियन आइडिया भी नहीं लगा सकते, इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। दे आर रिच इन ब्लड सप्लाई, और देखो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है, तभी तो हमारा एक्सचेंज होता है ब्लड में। दे कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल्स, इनके अंदर 2 टाइप की सेल होती है, हमारा न्यूमोसाइट्स और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। और हमारे ये क्या करते हैं, हमारे जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। फंक्शंस की बात करें तो एल्वियोली इज द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग के दौरान हमारा जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो होता है। उसके बाद वंस द ब्लड रिसीव्स ऑक्सीजन इट फर्दर ट्रांसफर्ड इट टू ऑल द सेल्स ऑफ, और उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारा ब्लड है जब ऑक्सीजन ले लेता है तो सेल को दे देता है। काफ़ी सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे, इतनी देर से हम लोग यही तो बता रहे हैं। सो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लंग्स के बारे में, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि इसके लिए आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक दे रखा है, एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाता है। लंग्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो ये होता है हमारा लंग्स, ये होते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑर्गन, यानी इन्हीं के अंदर पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा रेस्पिरेशन ऑर्गन कौन सा है, तो आप लोग गधों की तरह यहाँ पे नाक मत बता देना, ठीक है। हमारा नोज रेस्पिरेशन ऑर्गन नहीं होता है, मतलब मेन नहीं होता है, मेन हमारा रेस्पिरेशन ऑर्गन हमारा लंग्स होता है। तो आज से आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। द लंग्स आर पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयर फिल्ड विथ कोन शेप्ड, अच्छा क्या लिखा हुआ है,
द लंग्स आर पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयर फिल्ड कोन शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ चेस्ट। यानी यहाँ पे देखो जो हमारे लंग्स हैं वो हमारे चेस्ट के दोनों दो लंग्स देखने को मिलते हैं। और ये किसके बने होते हैं, देखो ये हमारे स्पॉन्जी नेचर के होते हैं थोड़ा सा, और एयर फील्ड इनके अंदर हवा भरी होती है, थोड़ा सा कोन शेप, देखो ये कोन शेप का दिख रहा है ना। देखो थोड़ा सा नाइट है तो शायद मेरा दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है और ज़्यादा पता नहीं। दे आर प्रेजेंट इन पेयर लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, ओके। और ये हमारे जो है पेयर में होते हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। देखो लेफ्ट और राइट दो होते हैं ना, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। अच्छा ये आप लोग को लग रहा होगा कि ये राइट है ये लेफ्ट है, जबकि ये इसको हम लोग यहाँ पे राइट बोलते हैं और इसको हम लोग लेफ्ट बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, जबकि सामने से तो आप लोग को ये वाला राइट दिख रहा होगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअल में इसको हम लोग ऐसे नहीं देखते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं भैया, ऐसे। देखो ये आप लोग जो है इसको ऐसे आगे की तरफ से देखोगे तो ये देखो ये हमारा हो गया, अब ये हमारा लेफ्ट में आ गया और ये हमारा राइट में आ गया। तो हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं, यानी हम लोग इसको देखते हैं कि सामने हमारा एक इंसान खड़ा हुआ है। देखो ये हमारा एक इंसान, काफ़ी अच्छा सा इंसान हमारा खड़ा हुआ है। तो तो ये इंसान है ना, तो इसको ऐसे देखो ना, इस इंसान को तो ऐसे देखते हैं हम लोग, समझ गए ना। हाँ ठीक है। द लंग्स आर कवर्ड बाई अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखना, ये जो लंग्स है ना हमारा, ये तो ये जो लंग्स है ना इसके रुको, ये जो लंग्स है तो इसके पास ना हमें देखो यहाँ पे हमें जो है एक डबल लेयर देखने को मिलती है, समझ रहे हो, डबल लेयर। देखो एक होती है ये वाली हो गई आउटर, ये वाली हो गई इनर, और दोनों को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। अब देखो दोनों का नाम डेफिनेटली अलग होता है, क्या नाम होता है वो भी देख रहे हैं। तो दोनों को हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। आउटर वाली यानी देखो ये जो बाहर वाली है इसका नाम होता है हमारा पैराइटल प्लूरा, और इनर वाली का नाम होता है हमारा विसरल प्लूरा, यानी इस वाली का विसरल। और इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है, देखो इसके बीच में स्पेस है, इसके बीच में होता है फ्लूइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। काफ़ी सिंपल है, प्लूरा आप लोग को याद रखना है, बाकी सिंपल है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर दैन राइट लंग। अच्छा ये देखो ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो ये जो हमारा लेफ्ट वाला लंग होता है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा इससे स्मॉल होता है, यानी कि ये वाला हमारा जो राइट वाला है, देखो राइट हम लोग उसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो देख लिया। ये वाला बड़ा होता है इसके मुकाबले। ऐसा होता क्यों है पता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए बना दिया है, एक्चुअल में थोड़ा ऐसा होता ही है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा हार्ट, और ये हार्ट क्या करता है, ये इस वाले लंग्स को थोड़ा सा दबा देता है, जिसकी वजह से इसका साइज हमारा इसके मुकाबले थोड़ा सा छोटा देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा यहाँ पे कुछ लंग्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी कुछ पॉइंट्स और भी देख लेते हैं क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा बड़े में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सिंपल है, इसको हम लोग यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया एपेक्स जो कि हमारा सुपीरियर पोर्शन होता है, फिर हो गया बेस जो कि इन्फीरियर पोर्शन, फिर कास्टल जो कि हमारी रिप्स होती हैं, रिप्स आप लोग को पता है ना, हमारी बोन्स होती हैं रिप्स, तो उसके जो हमारा अगेंस्ट होता है जो सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल। और जो हमारी मीडिया स्टेनम की लेटरल बाउंड्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस वाला पार्ट, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने लोब्स ऑफ लंग्स के बारे में, तो देखो हमारे जो दोनों लंग्स हैं उनके पास यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ लोब्स होते हैं। अब लोब्स देखो क्या है, यहाँ पे जैसे ये वाला हो गया हमारा यहाँ पे राइट वाला, ठीक है, और ये वाला हो गया हमारा यहाँ पे लेफ्ट वाला। सो यहाँ पे देखो ये जो राइट वाला लंग है ना, तो राइट वाले में हमें देखने को मिलते हैं 3 लोब, यानी कि देखो लोब मतलब कह सकते हो एक टाइप के पोर्शन। तो यहाँ पे हमें 3 लोब देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे हमें जो है सिर्फ 2 लोब ही देखने को मिलते हैं लेफ्ट वाले में। तो लेफ्ट वाले जो 2 लोब है उनका नाम होता है सुपीरियर इन्फीरियर, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला। और यहाँ पे 3 है तो देखो एक ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला, सुपीरियर मिडिल इन्फीरियर। काफ़ी सिंपल सा नाम है, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो हमारी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है वो हमारी 2 मेजर स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। पहला हो गया हमारे यहाँ पे ब्रीथिंग मैकेनिज्म, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा लाइनिंग हमारी बहुत अलग सी चली गई है, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देना, काफ़ी जल्दी में हम लोगों ने लिखा है इसको। सो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें अपने पहले स्टेप की, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की, तो द प्रोसेस इज इन विच एयर मूव्स इन एंड आउट। देखो ब्रीथिंग वही चीज़ है जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखी थी कि हमारा जो भी एयर बाहर जाती है और अंदर जाती है लंग्स से, ठीक है, तो वही हमारी ब्रीथिंग होती है। ब्रीथिंग देखो हमारी 2 मेजर स्टेप में डिवाइड होती है। पहला होता है इंस्पिरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया, हम लोग जब यहाँ पे बाहर से हवा अंदर ले रहे हैं
और एक्सपायरेशन का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग अंदर से बाहर हवा एक्सहेल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इंस्पायरेशन की बात करें, देखो यही है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन मेन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो हमारा छोटा सा पार्ट है, मेन यही है, इसको समझना आप लोग। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज सिंपली नोन एज इंस्पायरेशन, यानी जब हम लोग अपनी एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं अपने अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन। इन दिस प्रोसेस एयर मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग, और जब हम लोग यहाँ पे इन दिस प्रोसेस एयर मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, और देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर से लंग्स में एयर जाती है। द प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज इनहेलेशन, और देखो यहाँ पे जो इंस्पायरेशन है तो इसको हम लोग यहाँ पे इनहेलेशन भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम होता है, बाकी कुछ नहीं, दोनों साइनोनिम है। और ये हमारी एक एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोग यहाँ पे अपने इंस्पायरेशन की बात करें तो हमारी देखो यहाँ पे दो मेन मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे डायफ्राम, और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अच्छा, यहाँ पे देखो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो दोनों लंग्स है ना, इसके नीचे आप लोगों को एक मसल्स देखने को मिलती है, जो कि होती है हमारी डायाफ्राम, इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। और देखो ये हमारे रेस्पिरेशन का सबसे मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान से सुनना, अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी दो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, और छोड़ने पे भी यही दोनों इन्वॉल्व होती हैं। अभी कैसे होती हैं देख रहे हैं, पहला हो गया डायफ्राम और दूसरा हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अच्छा, ये क्या होती हैं, देखो जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब केज आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके अंदर जो मसल्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इंस्पायरेशन मैकेनिज्म के बारे में, देखो वैसे तो हम लोगों ने इसको काफ़ी सिंपल और शॉर्ट में लिख दिया है, क्योंकि देखो वैसे आप लोग का एग्ज़ाम आ ही चुका है, तो अगर हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाते तो आप लोगों को समझ में चीज़ें आती ना, और लास्ट टाइम पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी करना मुश्किल हो जाता है, तो हम लोगों ने इसको काफ़ी सिंपली लिख दिया है। बट होता ये बहुत डिटेल में, ठीक है, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं, बट आप लोग सिंपली समझो। हमारी इंस्पायरेशन में बहुत, देखो ये काफ़ी सिंपल सा फ्लो चार्ट है, 4 लाइन का, आप लोग याद कर लो, बिल्कुल इसी तरह एग्जाम में लिख के आ जाना, नंबर वगैरह बिल्कुल भी नहीं घटेंगे। इंस्पायरेशन मैकेनिज्म की बात करें तो हमारा सबसे पहला होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, यानी देखो जब हम लोग यहाँ पे सांस लेते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले जो डायफ्राम मसल है ये हमारी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी ये हमारी थोड़ी सी जो है कुछ इस टाइप से हो जाती है, और ये थोड़ा सा क्या होता है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है, देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से होता क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी क्या होता है, जो भी हमारा यहाँ पे थोरैसिक केज होता है, जो भी हमारा रिब केज होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे थोरैसिक कैविटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो जब हम लोग यहाँ पे सांस लेते हैं, ठीक है, हवा को इनहेल करते हैं, तो सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से जो थोरैसिक कैविटी है ये बढ़ जाती है। देखो इसको थोड़ा सा समझना तभी समझ में आएगा। देखो ये होती है हमारी कुछ इस तरीके से थोरैसिक कैविटी, ठीक है, इस तरीके से। अब होता क्या है कि जैसे मान लो ये हमारी नॉर्मल शेप में है, तो जब हम लोगों ने सांस ली ना तो ये थोड़ा सा बढ़ जाती है, यानी कि थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, समझ रहे हो, ये थोड़ा सा इनलार्ज हो जाती है। अब जब ये इनलार्ज होती है तो होता क्या है, देखो ये होती इनलार्ज क्यों है, डायफ्राम के कांटेक्ट होने की वजह से, और जब डायफ्राम कांटेक्ट हुआ ये इनलार्ज हुई तो हुआ क्या। अच्छा देखो जो चीज़ जितनी छोटी है, इसको बिल्कुल आप लोग समझ सकते हो कि जब ये छोटी सी है, यानी कि जब ये नॉर्मल शेप में है, तो इसके अंदर जो प्रेशर है, चलो वो मान लेते कुछ भी प्रेशर रहा हो, वो हमारा एक नॉर्मल प्रेशर है। अच्छा जब ये थोड़ी बड़ी हो गई तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बताओ कम होगा कि ज़्यादा होगा, आप बताओ। जैसे मान लो हम लोगों ने किसी चीज़ को बहुत प्रेशर से दबा रखा है, अब अगर हम लोग थोड़ा सा उसको यहाँ पे खुला छोड़ दें, देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो ओपन हो गई ना, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, यहाँ पे प्रेशर जाएगा लो, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ये अगर मान लो इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करवा देते, अगर ये रिब हमारी और सिकुड़ जाती तो प्रेशर हमारा बढ़ जाता, बट चूंकि ये थोड़ा सा हमारी बढ़ गई हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर हमारा घट गया। अच्छा जब हमारा यहाँ पे प्रेशर घट गया तो हुआ क्या, अब देखो जैसे एक होता है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है, और एक हो गया हमारे यहाँ पे, देखो ये इन्वायरमेंट का प्रेशर हो गया, और ये हो गया हमारे यहाँ पे इंटरनल प्रेशर मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, इंटरनल प्रेशर हमारा कर गया डिक्रीज, और इन्वायरमेंट का प्रेशर तो अभी भी नॉर्मल है, तो अब क्या हुआ, इसके मुकाबले इसका प्रेशर कम हो गया, और देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर का हो गया डिफरेंस, कैसा, हाई टू लो। और यहाँ पे सिंपली हुआ क्या, ये जो हमारी एयर थी जिसको हम लोगों ने इनहेल किया, तो ये सिंपली हमारे हाई टू लो, देखो ये बिल्कुल डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू, बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन, हमारा हाई कह सकते हो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर हमारी क्या हुई, हमारी इनहेल हो गई, यानी सिंपली जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर सिंपली इंटर हो गई, यानी डिक्रीज
जिसकी देखो जब हमारी थोरासिक कैविटी इनलार्ज हुई तो हमारा क्या हुआ, प्रेशर इनसाइड थोरासिक कैविटी डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स है उसके अंदर हमारी एयर फिल हो गई। देखो लंग्स हमारा इसी थोरासिक कैविटी के अंदर ही रहता है। तो और उसके बाद हम लोग बात करें अपने एक्सपायरेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स टू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सपायरेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सहेलेशन। और देखो वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग हवा को छोड़ते हैं और इसको हम लोग एक्सहेलेशन भी बोलते हैं, और ये हमारी एक पैसिव प्रोसेस है। यहाँ पे हमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये अपने आप हो जाती है। अब एक्सपायरेशन मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे देखो जस्ट आप लोग को इंस्पायरेशन का उल्टा रखना है। देखो वहाँ पे डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, यहाँ पे फिर से रिलैक्स होंगी, यानी फिर से जो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगी। जब ये नॉर्मल आएंगी तो क्या होगा, ये जो हमारा थोरासिक कैविटी बढ़ गई थी, इनलार्ज हुई थी, उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, फिर से नॉर्मल आ जाएगा। अच्छा जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेशर कम हुआ था वो फिर से बढ़ेगा, यानी नॉर्मल पे आ जाएगा। और जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हुआ, अब जब प्रेशर बढ़ रहा है तो अब हमारा क्या होगा, जो हमारा एक्सहेलेशन है यानी कि जो हमारी एयर है वो हमारी बाहर चली जाएगी, यानी अब प्रेशर अंदर ज़्यादा हो गया, बाहर कम हो गया, और एयर हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये काफ़ी सिंपल सा हमारा रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म था। अब देखो यहाँ पे हमारा इसका जो है एक स्टेज 2 भी है, जो कि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखो काफ़ी सिंपल है, द गैसेज एक्सचेंज अकर्स इन एल्वियोली, हमें पता है एल्वियोली में होता है। इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर डिफरेंस, अच्छा ये भी हमारा ब्लड और टिश्यू के प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। देखो ये सारे पॉइंट कुछ ऐसे है नहीं, आप लोग याद कर लेना। बाकी एक्सचेंज ऑफ गैसेज अगर हम लोग बात करें तो हमारा मेजरली जो है 3 स्टेप में देखने को मिलता है। पहला होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फिर होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, फिर होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की बात करें तो जब भी देखो हमारा O2 यहाँ पे एल्वियोली से ब्लड में ट्रांसफ़र होता है तो ब्लड क्या करता है, तो ब्लड हमारा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है ब्लड के अंदर। अगर आप लोग को याद हो जब हम लोगों ने ब्लड वाला चैप्टर देखा था तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम हमारा हीमोग्लोबिन करता है। तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे इस ऑक्सीजन को कैरी करता है और कहाँ लेके जाता है, हमारे सेल के पास। और उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, द O2 रिलीज्ड बाय सेल रिसीव्ड बाय सेल इज फर्दर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन विच सेल्स यूजेस O2 टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू CO2 एंड एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस्ड। यानी यहाँ पे देखो क्या होता है, ये ऑक्सीजन है जब ये सेल को मिलती है तो यहाँ पे यूज करता है हमारे किसके लिए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक करता है और यहाँ पे CO2 रिलीज करता है। और जब CO2 रिलीज करता है तो क्या होता है, नाउ CO2 इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, हैंस इट इज फर्दर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेल टू ब्लड एंड देन द ब्लड टू लंग्स एंड देन फाइनली एक्सहेल्ड आउट। तो इस तरीके से हमारी जो है, समझ गए होगे ना यहाँ पे क्या है बता रहे हैं कि CO2 हमारा चला जाता है बाहर इसी तरीके से। तो ये हमारी होती है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। देखो एक छोटा सा लेकिन काफ़ी अजीब सा टॉपिक आप लोग यहाँ पे देख लो जल्दी से, लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी। देखो लंग्स वॉल्यूम क्या होता है, देखो जैसा इसका नाम है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लंग्स के अंदर का स्पेस होना है, ठीक है। तो लंग वॉल्यूम आर ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स एट अ गिवन टाइम। देखो यहाँ पे लंग्स वॉल्यूम कुछ है नहीं, यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशंस देते हैं अलग अलग टाइप की, जैसे कि अभी इसका टाइप में देखेंगे। और उन कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा लंग है उसके अंदर कितनी जो हमारी गैस है उसका वॉल्यूम कितना है, यानी कितनी गैस हमारे लंग्स के अंदर भरी पड़ी है। पहला होता है टाइडल, फिर होता है इंस्पायरेटरी, फिर होता है एक्सपायरेटरी, फिर होता है रेसिडुअल। तो टाइडल वॉल्यूम की अगर बात करें तो देखो ये हमारा सबसे सिंपल होता है। इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथ। यानी देखो नॉर्मली कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है। हम लोग जैसे सांस ले रहे हैं नॉर्मल में, यहाँ पे हमारे साथ कुछ हुआ नहीं है। तो नॉर्मली जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो एक बार में हम लोग जो है 500 ml आप कह सकते हो कि हवा लेते हैं और 500 ml ही हवा हम लोग एक बार में रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल रेट होता है किसका, हमारे गैसेज का। गैसेज बोल सकते हो, हवा बोल सकते हो, जो आप लोग को सही लगे। उसके बाद हम लोग बात करें अपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड बाय अ डीप इंस्पायरेशन प्रोसेस। अच्छा ये देखो ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, यहाँ पे ध्यान देना। देखो कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने अगर आप लोगों ने कभी व्यायाम वगैरह किया हो, वो वाला एक होता है ना कि हमारा लंबी सी सांस अंदर लो और लंबी सी सांस बाहर छोड़ो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत लंबी सी सांस अंदर लेते हैं। देखो आप लोग ट्रायल करके देख सकते हो, हम लोग बहुत लंबी सी सांस लो, मतलब अपने फुल पोटेंशियल से आप लोग क्या करो कि सांस पूरा एकदम बाहर से जितना अंदर तक खींच सकते हो आप लोग खींचो। तो जब आप लोग अपनी फुल कैपेसिटी, यहाँ पे देखो इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड बाय अ डीप इंस्पायरेशन, यानी जब आप लोग बहुत डीप इंस्पायरेशन बहुत लंबी सांस लेते हो तो जितनी मतलब मैक्सिमम यानी जितनी लंबी आप लोग ले सकते हो,
तो उतनी लंबी सांस लेने के बाद जितना एयर आपके लंग्स में पहुंच जाता है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये हमारा कितना होता है 2500 से 3000 ml। यानी अगर आप लोग चाहो, वैसे नॉर्मली हमारा 500 ml हम लोग हवा लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग फुल पोटेंशियल पे आ जाओ तो इतनी हवा आप लोग जो है अपने अंदर ले सकते हो। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो देखो ये भी बिल्कुल सेम है। इट इज़ सिंपली डिवाइडेड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड बाय अ डीप एक्सपायरेशन। यानी देखो पहले आप लोगों ने लंबी सी सांस ली, ठीक है, और उसके बाद लंबी सी सांस छोड़ी। तो लंबी सी सांस जब आप लोग लेते हो तब आपके अंदर जो है लगभग 3000 ml हवा आ सकती है, और जब छोड़ते हो तो छोड़ आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1000 से 1200 ml ही छोड़ सकते हो, ठीक है। जितनी ले सकते हो उतनी छोड़ नहीं सकते, छोड़ कम ही सकते हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और बात करें हम लोग यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम की, देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इट इज़ अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। देखो यहाँ पे इसके आप लोग जो है लैंग्वेज पे मत जाओ, इसमें सिंपली समझो इसमें क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इंस्पायरेटरी है, ठीक है, इससे हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। यानी सिंपली बात करें तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि आप लोग जो है एक बार बहुत लंबी सांस लो और उसके बाद बहुत लंबी सांस छोड़ो, उसके बाद इन दोनों चीज़ों के बीच में जितना वॉल्यूम बच गया, यानी इसमें से इसको माइनस करने के बाद जितना बच गया वो हो जाता है हमारे यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम। एंड फाइनली बात करें हम लोग अपने लंग कैपेसिटी के बारे में, तो देखो ये कुछ नहीं है, बाकी देखो यहाँ पे क्या है, लंग कैपेसिटी आर डिराइव्ड। देखो ये हमारा लंग वॉल्यूम से ही डिराइव किया गया है, यहाँ पे कुछ अलग सी चीज़ नहीं है। कैसे, यहाँ पे डिफरेंट लंग वॉल्यूम के समेसन, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोगों ने अभी चारों लंग वॉल्यूम देखे उसी को जोड़ जाड़ के हम लोग यहाँ पे इसको निकालते हैं। यानी यहाँ पे देखो काफ़ी इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो टोटल लंग कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें तो टोटल यहाँ पे देखो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहला होता है टोटल लंग कैपेसिटी, देखो ये काफ़ी सिंपल है, बाकी सारे बहुत अजीब है। तो ये टोटल लंग कैपेसिटी यहाँ पे क्या है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन होल्ड इन इट्स लंग्स आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सहेलेशन। यानी जब हम लोग बहुत डीप वाली एक्सहेलेशन करते हैं जो हम लोगों ने देखा था, तो टोटल वॉल्यूम यानी दोनों लंग्स मिला के हम लोग कितना वॉल्यूम ले सकते हैं, तो टोटल हमारा हो जाता है 6000। देखो एक में 3000 तो दोनों में 6000 हो गया, ठीक है। देखो मेल्स में लगभग ये 6000 होता है और फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा 4500 होता है। और वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो ये क्या होता है, देखो अब इसमें आप लोग यार देखो इसमें कुछ डेफिनेशन पे जाने वाला नहीं है, इसमें बस आप लोग ये देखो कि ये है क्या। इट इज़ अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन मूव इन, देखो ये जाओ ही मत, यहाँ पे बस इतना देखो सम, ये किसका सम होता है, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को जोड़ो तो जितना आंसर आएगा। अब ये आप लोग जोड़ जाड़ के देख लेना, हम लोगों ने वॉल्यूम डिस्कस कर ही लिया है ना। एंड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, देखो इन सबको हम लोग हो सकता था काफ़ी डिटेल में देखते, बट सिंस आपके एग्ज़ाम बहुत पास में है तो इतना हम लोग यहाँ पे इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप लोग सिंपली ये सब चीज़ें देख लेना, ठीक है। इसमें बस जोड़ना है, जैसे थर्ड वाले में आप लोग को जोड़ना है टाइडल वॉल्यूम को, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। अच्छा एक्सपायरेटरी वाला देखो सिंपल है, इट इज़ सिंपली अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड बाय अ पर्सन, यानी कितना, यानी सिंपल ब्रीथिंग में जितना एक्सहेल्ड करता है कितना 500 ml, तो ये 500 ml हो गया। और लास्ट में जो हमारा रेसिडुअल कैपेसिटी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों को जोड़ना है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और रेसिडुअल वॉल्यूम को। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे लंग कैपेसिटी और लंग वॉल्यूम होता है। एंड यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड होता है। आई होप कि आप लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।